So these are the major areas from which you have to prepare for case studies for UPSC GS 4 paper. 13 minutes you have to dedicate per case study. एक quote है, be you ever so high, the law is above you. Rule of law, no one is above the law. Article 14, equality before law and equal protection of law to all. Applying ethics in your various domains. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई भी करंट अफेयर्स एनालाइज कर रहे हैं, try to put an ethical lens and it will be really enjoyable. As I say, ethics is useful not only for your GS4 paper but also for your governance paper. Then it is useful for your essay. इसीलिए because of this kind of time management issue, यही होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज कभी कभी बन जाता है पेपर को कंप्लीट करना. तो हम ना सिर्फ पेपर को कंप्लीट करने का एम रखेंगे बल्कि वेरी प्रैक्टिकली वी विल ट्राई दैट आर केस स्टडीज, जहाँ भी एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात आती है वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट इज द सुप्रीम इंटरेस्ट. यू कैन कोट द थिंकर मैकियावेली कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर. ये भी आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी चेक करता है कि आप ये प्रोजेक्ट को 5 महीने के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि लोगों को रोड मिल जाए, ताकि लोगों को रहने के लिए घर मिल जाए, ताकि आपके पॉलिटिशियन जो आपके बॉस हैं उनका टारगेट भी कंप्लीट हो जाए. या फिर आप ये इंश्योर करेंगे कि भले ही 5 महीने की जगह 15 महीने लग जाए बट प्रोजेक्ट अच्छे से बनना चाहिए. आर यू एबल टू लुक बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म गोल फॉर द लॉन्ग टर्म विजन. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IAS Hub. I am Rupal Jain and in this session we will see how to approach case studies for UPSC GS 4. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या ब्रेकअप होता है ऑफ GS पेपर 4. तो GS पेपर 4 is of 250 marks, right? Like all the GS papers. इनमें से as per the current pattern 130 marks के आपके 10 मार्कर्स होते हैं which are theory plus code based plus some applied ethics questions. तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हम केस स्टडीज़ के लिए अप्लाइड एथिक्स पढ़ेंगे वो ना सिर्फ रिलेवेंट है फॉर केस स्टडीज़ बट नाउअडेज UPSC इज आस्किंग 10 मार्कर्स डायरेक्टली फ्रॉम द अप्लाइड एथिक्स टॉपिक्स. तो जैसे आप देखेंगे 2025 में भी देयर वर 2 अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चंस, वन फ्रॉम सोशल मीडिया एथिक्स एंड वन फ्रॉम एनवायरमेंटल एथिक्स. ठीक है, सो 130 मार्क्स के आपके 10 मार्कर्स हैं एंड देन 120 मार्क्स के आपके आते हैं केस स्टडीज़ विच इज़ 20 मार्क्स ईच. तो आपके हो गए 6 केस स्टडीज़. Now in the case studies, the degree of variation of marks is very, very high. You can, out of 20 marks, you can get even 7 or 6 and you can take it to even 13, 14 to 15. तो case studies आपका बहुत important role play करती हैं in your ethics marks as well as your overall score. तो ये हो गए आपके केस स्टडीज़. अब हर साल 6 केस स्टडीज़ आते हैं, राइट? तो हम और कितने पेपर्स हुए हैं एथिक्स के? 2013 में शुरू हुआ एथिक्स. UPSC इंट्रोड्यूस्ड एथिक्स इन 2013 एंड वी आर इन 2025. 2025 का मेंस हुआ एंड द रिजल्ट इज रिसेंटली आउट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड मेंस. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ UPSC प्रोसेस. तो आपके इतने ईयर्स में कितने ईयर्स हो गए? अबाउट 13 ईयर. कितने ईयर्स हो गए? 13 ईयर्स. एंड 13 ईयर्स में हर साल देयर हैव बीन 6 केस स्टडीज़, सो 78. इतने आपके पास में रेफरेंस केस स्टडीज़ हैं. तो व्हाट वी हैव डन टू हेल्प यू प्रिपेयर केस स्टडीज़ इज़ वी हैव डन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस of previous year questions of all the case studies, and while doing that analysis we arrived at certain areas and sectors जहाँ से case studies बनाता है UPSC. तो on the basis of this analysis हमने पाया कि एक आपका आ रहा है
टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सोशल मीडिया के एरिया से। फिर आपके केस स्टडीज़ आ रहे हैं मेडिकल एथिक्स से, जिसमें आप एक या तो आप डॉक्टर हैं या फिर आप एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं या फिर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के CMD हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कीपिंग इन माइंड इंटीग्रिटी एंड राइट ऑफ द पीपल टू हेल्थ। देन आपका आता है एनवायरमेंटल एथिक्स के, द क्लासिकल डायलेमा ऑफ एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। देन आपके केस स्टडीज़ बनते हैं फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आप एक CMD बनेंगे PSU के, आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे ऑफ अ सिविल प्रोजेक्ट, आप एक सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं, यू कैन बी द चीफ इंजीनियर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एंड इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन बी द CEO ऑफ अ कंपनी, यू कैन बी द जनरल मैनेजर। तो जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड केस स्टडीज़ है, उनको लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। देन सो दे आर केस स्टडीज़ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, then case studies from public sector. In the public sector, as I said, you can be project manager, you can be a DM. तो UPSC क्या क्या चेक करता है in public sector? Your integrity, your courage, your work-life balance. तो ये सब चीज़ें हमने एनालाइज करके निकाली हैं कि these are the particular areas where you need to focus upon in case studies and you need to prepare in advance. पब्लिक सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और करता है UPSC, समटाइम्स UPSC ट्राइव टू मर्ज 2 डोमेन्स ऑफ अप्लाइड एथिक्स। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को वो मर्ज कर देंगे विद फेमिनिस्ट एथिक्स, आपके मेडिकल एथिक्स को वो मर्ज कर देंगे विद टेक्नोलॉजी एथिक्स, है ना। तो ऐसे 2 अप्लाइड एथिक्स के एरियाज़ को कंबाइन करके भी UPSC केस स्टडी पूछ लेता है। फिर आपका ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड देन केस स्टडीज़ ऑन नेशनल सिक्योरिटी, अलॉन्ग विद नेशनल सिक्योरिटी केस स्टडीज़ ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। देयर इज़ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम, देयर इज़ सम प्रोटेस्ट, यू हैव टू हैंडल इलीगल सैंड माइनिंग माफियाज, राइट। तो ये सब पोजीशंस में आपको पुट करता है UPSC। तो अनदर टॉपिक इज़ सिक्योरिटी रिलेटेड केस स्टडीज़। उसके बाद में अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC इज़ केस स्टडी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जब हम क्लास में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैट्रिक्स देख रहे थे ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हमने आपको बताया कि द DM, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इज़ द हेड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। He or she also has emergency powers under the Epidemic Diseases Act. Thereby, disaster management case studies are very, very important for UPSC. And then women related issues पे case study, या तो वो stand alone case study पूछेंगे या फिर वो किसी और टॉपिक के साथ में merge करके किसी women का issue आपको पूछेंगे। तो with this analysis कि UPSC किस किस टॉपिक में से, so with this kind of a comprehensive analysis कि which are the areas from which case studies have been asked, we have arrived at a acronym which is STAMPEDE. Security and ethics, technology and AI and media, including social media, right? Then administration and management. This can be in public sector or this can be in the private sector also. Then medical ethics.
प्लस बायोएथिक्स, देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू डिज़ाइनर बेबीज, जीन एडिटिंग, जो कि अभी तक नहीं पूछे गए हैं बट पूछे जा सकते हैं आगे. देन एथिक्स इन पॉलिटिक्स, देन environmental ethics, then disaster management, एंड लास्ट में आपका ई से आएगा equity issues. इसमें आपका आएगा एक तो फेमिनिस्ट एथिक्स फॉर वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी, एंड एक आपका आएगा प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस. All right, so these are the major areas from which you have to prepare to be prepared for case studies for UPSC GS 4 paper. अब हम क्या करेंगे? What will be our approach is, for each of these applied ethics areas, we will prepare certain keywords. We will prepare कि इन areas में क्या क्या main ethical dilemmas and concerns आपको encounter करने पड़ सकते हैं. And then इनके लिए क्या आपके एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कौन कौन से थिंकर्स आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन वी विल प्रिपेयर सम नाइस श्लोका, सम नाइस कोट, जो कि आप इंट्रो एंड कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं फॉर केस स्टडी. सो इतनी सारी चीज़ें करके हम एक काइंड ऑफ अपने नोट्स बना लेंगे फॉर अप्लाइड एथिक्स, जिससे कि हमारे केस स्टडीज़ काफ़ी एनरिच हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोले सिक्योरिटी एथिक्स, तो हम इसमें कौन कौन से थिंकर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए. हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. हम इसमें यूज़ कर सकते हैं गांधीज टैलिस्मैन, कि हमें कोई भी एक्शन लेने के पहले सोचना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द लास्ट मैन, ऑन द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद में हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने क्या बोला इन टर्म्स ऑफ गोल्डन मीन, कि हमको एक बैलेंस मेंटेन करना है. तो इन व्हाइल यू आर हैंडलिंग सिक्योरिटी सिचुएशंस, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बीइंग a strong-handed administrator and being an empathetic public servant. है ना, एक तरफ आपको क्रिमिनल्स के लिए, एक तरफ आपको नक्सलाइट्स के लिए strong-handed एक्शन लेना है. At the same time, for public, you have to build confidence. You have to ensure proper communication and a situation in which they are feeling valued and they have trust in the governance, right? So golden mean आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं? गोल्डन मीन का जैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है बुद्धा का मध्यम मार्ग. और सोचिए, in security ethics you have to apply the tests of necessity, proportionality and legality. The triple tests ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं. तो इस तरह के टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, अगर आपको नॉन लीथल फोर्स या फिर वायलेंट एक्शन यूज़ करना है, तो क्या वो नेसेसरी है, क्या वो प्रोपोर्शनल है. अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है एंड इट कैन बी हैंडल्ड विद कम्युनिकेशन, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल. एंड लास्टली, क्या वो लीगल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टियानामेन स्क्वायर में
चाइना में जो टियानामेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज मिलिट्री टैंक्स टू सप्रेस देम. That is a blot on the nation till date, because neither it was necessary nor it was proportional and legal. तो भगवान ही जाने था कि नहीं था. तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से we will see what ethical dilemmas, concerns you can come across in each of these applied ethics domains, and accordingly you will prepare keywords, you will prepare ethical dilemmas, concerns, what can be the solutions, what can be some out of the box solutions, and certain quotes, certain shlokas, जिससे आपका केस स्टडीज़ बहुत ही एनरिच्ड हो जाएगा. एंड जहाँ पे आपको 7 या 8 मार्क्स मिलते, वहाँ पे यू कैन स्कोर 13, 14, 15 और इवन मोर मार्क्स. तो चलिए, ये हो गई बात कि कौन कौन से अप्लाइड एथिक्स के एरियाज़ आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर केस स्टडीज़. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये एरियाज़ प्रिपेयर कर लिए तो आपके जो कोई भी केस स्टडी आएगी, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और इट कैन बी इवन अ न्यू एरिया, बट आपके इनफ एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास, सॉल्यूशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यू विल बी वेल इक्विप्ड टू टैकल ईच एंड एवरी केस स्टडी. ये हो गई बात कि हमें कितना प्रिपेयर करना है. Now comes the very important point of answer writing, of actually writing case studies. तो जैसे कि हमने देखा कि 250 मार्क्स, 13 into 10 मार्कर्स, सो 130 मार्क्स के आपके थ्योरी क्वेश्चंस, एंड देन आपके 6 केस स्टडीज़ ऑफ 20 मार्क्स ईच. अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इसमें टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? तो आइडियली इट इज़ सेट कि आप 10 मार्कर्स के लिए 7 मिनट्स दीजिए. अगर आपने 7 मिनट्स दिए फॉर ईच 10 मार्कर, तो कितना हो गया? 91 मिनट्स. कितना टाइम बचा फॉर केस स्टडीज़? इट विल बी अराउंड 90 मिनट्स. तो आइडियली 90/6, आइडियली आपको मिलते हैं 15 मिनट हर एक केस स्टडी के लिए. दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो. लेकिन आइडियली क्या, आइडियली दुनिया में कुछ होता ही नहीं है. तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो. यहाँ पे आपको लग जाएंगे करीब 10 से 15 मिनट और. तो आप ये मान लीजिए, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मान लीजिए कि मेन एग्ज़ाम में 100 मिनट्स आपके चले जाएंगे इन थ्योरी क्वेश्चंस. आपके पास बचेंगे अराउंड 80 मिनट्स. 80/6 कितना? है ना, 13 मिनट्स यू हैव टू डेडिकेट पर केस स्टडी. इस 13 मिनट्स में you have to read the case study, you have to identify stakeholders, you have to identify which area this case study is from, and then what will be the options, what will be your rationale, justification for taking your options, and then the conclusion कि आपका ultimate course of action क्या होगा. Generally इसी lines पे आपको case studies पूछते हैं. तो क्या होगा कि for these 13 minutes, it will be in your benefit if you are able to identify and you have value loaded rich points in advance. This is our aim. क्योंकि क्या होता है कि ethics के पेपर में इसीलिए because of this kind of time management issue, यही होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज कभी कभी बन जाता है पेपर को कंप्लीट करना. तो हम ना सिर्फ पेपर को कंप्लीट करने का एम रखेंगे, बल्कि वेरी प्रैक्टिकली वी विल ट्राई दैट आवर केस स्टडीज़ स्टैंड आउट, आवर सॉल्यूशंस स्टैंड आउट विद द यूसेज ऑफ थिंकर्स, कीवर्ड्स and unique and infinite number of ethical dilemmas, points, justifications, generation, and along with quotes and shlokas. तो चलिए हम शुरू करते हैं. हम देखते हैं
let us look at the case study which can come in, say, the medical field. तो ये तो हो गई बात कि आपको कौन कौन से डोमेन्स प्रिपेयर करने हैं फॉर केस स्टडीज़ एंड आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं एंड आपको अपने केस स्टडीज़ आंसर राइटिंग में क्या टारगेट करना है. तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं हर एक डोमेन से किस टाइप के केस स्टडीज़ बनते हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी एथिक्स. सिक्योरिटी में क्या क्या थ्रेट्स होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट. एक्सटर्नल में क्या आएगा? देयर विल बी टेररिस्ट्स, देयर कैन बी एन अटैक और देयर कैन बी रेडिकलाइजेशन, है ना. उसके बाद में क्या केस स्टडी बनेगी? एक केस स्टडी बन सकती है कि आप बॉर्डर एरियाज में पोस्टेड है and there is issue of illegal migration या फिर स्मगलिंग, है ना, and the locals are supporting them. तो आप उस केस में क्या करेंगे? While taking locals into confidence, and how will you do a heavy crackdown on these illegal migrants and smugglers? At the same time, you have to show some empathy even for the refugees. उसके बाद में और क्या बन सकता है केस स्टडी में? Then there can be your defense related decisions और procurement. जहाँ भी एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात आती है वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट इज़ द सुप्रीम इंटरेस्ट. यू कैन कोट द थिंकर मैकियावेली कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर. यू कैन कोट चाणक्य. चाणक्य ने बोला योग क्षेम, योग क्षेम, योग क्षेम. As the civil servant, you have to follow योग क्षेम, आपका राजधर्म, which will be keeping nation and national interest first. In the domestic sphere, definitely public interest is the supreme interest. In the external sphere, in the international sphere, अगर आपको डेलीगेट बना के किसी कंट्री के साथ नेगोशिएट करने भेज रहे हैं तो आपका नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, बिकॉज यू नो दीज आर लिंक्ड ऑल्सो. नेशनल इंटरेस्ट में ही आपकी पब्लिक का इंटरेस्ट छुपा हुआ है. डॉक्टर एफ जयशंकर, when he was speaking at the Europe conference, he said, and he was being questioned for his decisions of maintaining relations with Russia and not cutting in favor of Ukraine. He said, I am 1/5 of the humanity. In my national interest of 1/5 of the humanity lies. Thereby, I am entitled to take my own side. है ना. तो सिमिलरली when it comes to external threats, nothing over and above the national interest. ये आपका ethical compass होना चाहिए. And apart from external security threats, what internal security threats we can have? क्या क्या केस स्टडी बनेगा? एक आपका बन जाएगा कि you have LWE, you are in a Naxalite district. Again, यहाँ पर भी you have to be an administrator, a strong-handed administrator when it comes to dealing with the Naxalites, or someone who can cause harm to public order and even lives of civilians and the border force and the security forces. On the other hand, you have to understand their developmental needs. You have to ensure confidence building. You have to be friends of the people. तो एक आपका ये केस स्टडी बन जाता है. देन आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं कहीं पे या फिर स्ट्राइक है एंड आपको वो मैनेज करना है. हेयर ऑल्सो योर टेस्ट ऑफ नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, लीगैलिटी will come into play.
आप प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए देखिए कि क्या ये नेसेसरी है, क्या ये प्रोपोर्शनल है टू द डिग्री ऑफ प्रोटेस्ट एंड द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, एंड क्या ये लीगल है. एक्स्ट्रा लीगल स्टेप्स लाइक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वो तो करनी ही नहीं है. दैट इज़ अ बिग नो. वाई? बिकॉज रूल ऑफ लॉ. नथिंग इज अबव द लॉ. नो वन इज अबव द लॉ. एक कोट है, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू. रूल ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ. आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल, वो आपको ध्यान में रखना है. सो नेसेसिटी, theft of necessity, proportionality and legality will apply in the security situations. और क्या केस बन सकते हैं for internal security threats? You can be dealing with a mafia who can be doing some illegal mining, who is running some illegal business, and they can have a nexus. There can be a nexus with the local leaders, local politicians. तो वहाँ पे आपको कैसे हैंडल करना है अपने सीनियर्स को भी, अपने पॉलिटिकल बॉसेस को भी. यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यू हैव टू अपहोल्ड योर स्वधर्मा, योर मॉरल हाई ग्राउंड. अच्छा, इस केस में योर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी विल बी टेस्टेड. वाई? बिकॉज यू माइट बी गेटिंग थ्रेट्स. यू माइट बी गेटिंग थ्रेट्स ऑन योर लाइफ, ऑन योर फैमिलीज लाइफ. ऐसा केस स्टडी यूपीएससी पूछता है that you might have to make some personal sacrifice. आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली का लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगा. Still you have to uphold your professional integrity. You have to keep values over wealth and society over self. Your public interest will be over your self-interest. Why? Because you are a public servant. So we can make the hierarchy ki national interest, then public interest, then your own self-interest. And then in dealing with this kind of situations where you have political pressure, you can see those techniques that we studied in the topic of social influence and persuasion. तो जब हमने persuasion पढ़ा, हमने देखा we had techniques like logos, pathos, ethos, कि आप logic दीजिए, आप credibility maintain करिए, आप emotional appeal करिए. साथ में देखा कि और भी tactics है, जैसे you can give a fear appeal, कि आप बोलिए कि आप कन्विंस तो कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा फियर अपील भी करिए, फियर भी डालने का ट्राई करिए. साम दाम दंड भेद, दैट वाज द टैक्टिक्स गिवन बाय चाणक्य. उसके अलावा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सीनियर्स, देयर इज वन मोर टेक्निक दैट यू कैन अप्लाई. इट इज कॉल्ड द स्मेल टेस्ट. है ना? स्मेल टेस्ट. आई जोक अराउंड कि ये स्मेल टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर दिल्ली पॉल्यूशन, बिकॉज आप एक लंबी सी सांस लीजिए एंड यू कैन एक्चुअली टेस्ट सम PM 2.5. ठीक है, बट वॉट इफ दिस स्मेल टेस्ट इन केस ऑफ टॉकिंग टू द योर पॉलिटिकल बॉसेस? इट इज़ कि आप अपने पॉलिटिकल बॉस को बोलिए कि सर आपका ऑर्डर है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपके भी कुछ इम्पेरेटिव्स हैं, आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, बट ज़रा सोचिए कि अगर हमने ऐसा एक्शन किया और इस बात की भनक, इस बात की खुशबू मीडिया तक पहुंच गई, किसी NGO के पास पहुंच गई, कभी किसी लोगों को, कभी किसी कहीं कहीं ये ऐसा कुछ पब्लिक को पता लग गया, तो सोचिए आपकी इमेज का क्या होगा, आपके इलेक्शंस का क्या होगा. तो हम ऐसा ही एक्शन करते हैं जो कि हमें डरना ना पड़े कि उसकी भनक, उसकी स्मेल कहीं और तक पहुंच ना जाए. दिस इज़ अ नाइस tactic that you can use in your case studies. है ना? Why? Because 3 things cannot be hidden. Lord Buddha said,
3 things cannot be hidden: the sun, the moon and the truth. Right? So all these kind of tactics, all this kind of codes, thought process, you have to apply while solving such security case studies. All right. So in the comment section, you can tell me more ideas similar to this smell test, more ideas similar to this test of necessity, proportionality, legality, which we can apply in security related case studies. And इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से फॉर केस स्टडीज़, देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. तो ये हो गई बात सिक्योरिटी रिलेटेड केस स्टडीज़ की. अब हमारा एक्रोनिम क्या था? Our acronym is STAMPEDE. So we have talked about security. Next we will talk about technology. अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि पहले जैसे हम पेस्टल अप्रोच लगाते थे ना, PES, PEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, उसकी जगह पे आप ये अप्रोच भी लगा सकते हैं इन योर एथिक्स आंसर. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है एंड बोला गया है कि ये कैसे अप्लाई होता है इन योर रियल लाइफ. गिव इलस्ट्रेशंस हाउ इट इज़ रिलेवेंट इन द प्रेजेंट सोसाइटी. आपको कोई एथिकल कोड पूछा गया है, आपको बोला गया है टेल द मीनिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तभी भी आप उसका मीनिंग एंड उसका रिलेवेंस बता सकते हैं इन दीज डोमेन्स. वेरी यूजफुल, राइट? इवन these dimensions can be used even in your essay writing, because वही political, economical, social अब बहुत पुराना हो चुका है. You start with how the essay is, how the dimension of the essay is in security, then go to technology, then go to administration, talk about the medical field profession, then politics, then environment, then disaster management, and how it is applicable for equity in terms of women related issues and protection of vulnerable sections and social justice. तो हमने देख लिया सिक्योरिटी में क्या क्या केस स्टडीज़ बनते हैं एंड व्हाट कैन बी द एथिकल कंसर्न्स, डायलेमास, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस. नाउ लेट्स कम ऑन टू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में you have to talk about equity, inclusion. You have to keep in mind the digital divide. तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ये बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है अब, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस डिजिटल डिवाइड इज इन टर्म्स ऑफ रूरल and urban. It is in terms of gender divide. There was a report which said only 29% of women and girls know how to operate a smartphone as compared to men. In terms of gender divide and also in terms of age divide, right? Age and डेमोग्राफी डिवाइड, बिकॉज हम जितना हमारी एज के बच्चे, बिकॉज हम एंड टीनेजर्स जितना प्रोफिशिएंट होंगे इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, मे बी द सीनियर सिटीजन्स आर नॉट. सो यू हैव टू कीप ऑल दीज डायमेंशंस इन माइंड. तो टेक्नोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या क्या हो रहा है. देयर आर बाइसेस, जैसे जेमिनाई का केस हुआ था. Then the AI is black box. Sam Altman, the founder of OpenAI, himself said कि यार कभी कभी मुझे लगता है कि जो मेरा AI मॉडल है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट कर रहा है. मैं इनपुट दे रहा हूँ, कुछ आउटपुट आ रहा है, इवन आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड. सो इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स कि आप इनपुट दीजिए, यहाँ से आउटपुट आ गया, अंदर क्या घपला हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें पता नहीं लगता है.
which is why we need responsible AI. प्रिंसिपल्स ऑफ AI जैसे कि क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, है ना, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉक्स हो रहा है. द AI शुड बी एक्सप्लेनेबल. देयर शुड बी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, एंड देन देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट. ये करके हम बना सकते हैं एक क्रिफ्ट प्रिंसिपल्स फॉर AI. उसके बाद में हमने सुना होगा दैट टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट नॉट अ गुड मास्टर. तो ये ध्यान रखना है, ऑलवेज देयर शुड बी अ ह्यूमन इन द लूप. 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने कि आजकल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द स्टाफ दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ AI टूल्स फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, फॉर देयर ड्राफ्टिंग. तो कहाँ तक ये इम्पैक्ट करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को. तो वी कैन लुक एट अ काइंड ऑफ अ क्वाड्रेंट. दिस इज़ माई फेवरेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग थिंग्स कि हम AI को यूज़ कर रहे हैं बट साथ में हम ह्यूमन इन द लूप रख रहे हैं, है ना, एक ह्यूमन इंटरफेस रख रहे हैं. बिकॉज AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस. यहीं से मुझे एक कोट याद आ रहा है कि वन AI इंजन कैन डू द वर्क ऑफ 50 ऑर्डिनरी मैन. वन AI इंजन कैन डू द वर्क of 50 ordinary men, but even 50 AI engines cannot do the work of one extraordinary man, because we are natural intelligence. So we have to keep that in mind, that we need human in the loop for emotional intelligence, for ensuring inclusion, to prevent any biases in the decision making by AI. तो अगर हम यूज़ ऑफ AI भी कर रहे हैं और ह्यूमन इन द लूप भी रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफिशिएंसी प्लस इंक्लूसिव गवर्नेंस, राइट. इफ वी आर नॉट यूजिंग AI and we have human in the loop, so it can be lack in efficiency, है ना. बिल्कुल AI यूज़ नहीं कर रहे हैं. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप भी अपनी पढ़ाई में AI को यूज़ करिए. अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे अपने पीयर्स से जो कि यूज़ कर रहे हैं. सो बी एफिशिएंट, बी टेक savvy. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ वी कीप नो ह्यूमन इन द लूप, है ना, तो हमारा ये क्वाड्रेंट बन गया, एक हमारा क्वाड्रेंट चार्ट बन गया कि हमने AI को यूज़ किया विद ह्यूमन इन द लूप, तो इट विल बी लीड टू एफिशिएंसी एज वेल एज इंक्लूसिव गवर्नेंस. हमने ह्यूमन इन द लूप रखा बट AI को यूज़ नहीं किया तो फिर देयर विल बी लैग इन एफिशिएंसी. इफ वी आर यूजिंग AI बट नो ह्यूमन इन द लूप, इट मे लीड टू बायस, बैड डिसीजन मेकिंग, है ना. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग AI, नो ह्यूमन इन लूप, देन तो कोई पॉइंट ही नहीं है, पुअर गवर्नेंस. So this way you can understand how you have to maintain a balance in the use of technology along with keeping a human interface, so that you don't see a situation of technocracy. Technocracy, technology plus bureaucracy. This is a keyword कि आपको technocracy नहीं बनाना है. You have to use technology in a way that there is a human in the loop. Similarly, you can see the solutions. है ना? Then you can understand the issues. क्या क्या issues आएंगे आपके? Right to privacy versus
सर्वेलेंस, है ना। उसके बाद क्या इसका क्या मतलब है राइट टू प्राइवेसी वर्सेस सर्वेलेंस का? ये है कि गवर्नमेंट को एक मॉनिटरिंग करनी है ऑफ द डिजिटल स्पेस ऑफ द सोशल मीडिया, बट साथ में राइट टू प्राइवेसी भी मेंटेन रखनी है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। यू कैन यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, doctrine of harmonious construction. All right. Then in the technology एक और डायलेमा आता है which is to steer innovation versus strong regulation. अगर आप बहुत ओवर रेगुलेट करेंगे तो फिर लोगों के पास में इनोवेशन करने का, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, ब्लॉकचेन, आपका क्रिप्टो करेंसी, आपका ब्लॉकचेन, आपका क्रिप्टो स्पेस, आपका एआई, आपका इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे इनोवेट करने का स्पेस नहीं रह पाएगा। एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं रहेगा जहाँ पे इनोवेशन कैन टेक प्लेस इफ इट इज़ ओवर रेगुलेटेड. At the same time, you cannot leave it without regulation. So, this is a classical dilemma in the field of technology, innovation versus regulation. Right? So, for technology, we saw what can be the emerging dilemmas, what can be the issues emerging. Now, let us go on to the next field, which is that of administration, है ना. Next we'll go to administration and management, which will be public sector as well as private sector. So this will be basically application of what we have studied, but we can see what are the major pain points. We can see what are the major pain points that UPSC checks. तो आपका सबसे पहले they will check your ability to handle pressure. It can be from your political bosses, it can be from your committee, it can be from your board of directors, it can be from your senior management, है ना. How do you handle pressure? How do you maintain integrity during even pressure situations? How do you maintain efficiency? How do you maintain even your leadership under pressure? Then वर्क लाइफ बैलेंस पे क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे मेंटेन करेंगे अपना वर्क लाइफ बैलेंस. बिकॉज व्हेन वी रेड द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हमने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर डिपार्टमेंट, फॉर द टीम एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज द गवर्नेंस एनवायरनमेंट इज़ फास्ट चेंजिंग. कल ई गवर्नेंस आया, आज एआई आ गया है, and now more and more sectors are being opened up for the private sector. The role of private sector in the governance is increasing. So the environment is fast changing. You need to manage your stress along with your adaptability. ये सब चीज़ें यूपीएससी ट्राइव टू चेक थ्रू योर केस स्टडीज़, है ना. जैसे हमने बोला यहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, फिर यहाँ पे कि आप कैन यू लुक बियॉन्ड पर्सनल गेन एंड थिंक अबाउट दी प्रोफेशनल इंटरेस्ट, और यू कैन थिंक अबाउट दी पब्लिक इंटरेस्ट. कैन यू लुक बियॉन्ड शॉर्ट टर्म गेन्स
and think of the long-term gains. Can you accept short-term inconvenience, short-term sacrifices for long-term gains and to ensure probity in governance and to ensure your swadharma, to uphold your high moral ground? Can you do that? That will be checked. इसके बाद में क्या आएगा? फिर there will be project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें आपका कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, अलॉटमेंट होगा, देयर विल बी कॉल्स कमिंग फ्रॉम सम पॉलिटिशियन कि आप मेरे भांजे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, ऐसा केस स्टडी होगा, अलॉटमेंट होगा. देन यू आर फाइंडिंग सम करप्शन कि इम्प्रॉपर कि bad quality of material is being used in a project, या फिर you are finding कि there are not proper processes being followed, जैसे कि आपके environmental clearances के लिए template reports बना रहे हैं, proper reports नहीं बना रहे हैं. आप पाएंगे कि आपको फ़ोन आ रहा है politician से कि यार देखो 6 महीने में इलेक्शन है, 5 महीने के अंदर ये रोड या फिर ये स्कूल बना के तैयार करो या फिर ये घर बना के तैयार करो, बिकॉज आई हैव टू शो माई टारगेट्स. बट यू आर फाइंडिंग कि उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है. यू आर फाइंडिंग कि उसके लिए प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, पब्लिक की राय नहीं ले जा रही है. यू आर फाइंडिंग कि उसमें करप्शन इन्वॉल्व है. पुअर मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड, जो कि अल्टीमेटली बिल्डिंग या ब्रिज गिर सकता है. या फिर आप देख रहे हैं कि अलॉटमेंट इस तरीके से हो रहा है कि किसी को फेवर किया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक तो यू हैव टू मेंटेन योर इंटीग्रिटी, यू हैव टू हैव करेज ऑफ कन्विक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो कीप whistle blowing as the last resort. Do you know what is whistle blowing? Whistle blowing कि आपको कुछ गलत होता दिख रहा है तो फिर आपने सीटी बजा के उसकी डंका बजा दिया कि ये आपने एक्सपोज कर दिया कि ये चीज़ गलत हो रही है. दैट इज़ विसल ब्लोइंग. एंड यू कैन ऑल्सो रिज़ाइन. बट दीज आर थिंग्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. आपको सिविल सर्वेंट बनाया है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया है, तो पहले आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं. एज द लास्ट रिजॉर्ट ओनली यू हैव टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप विसल ब्लो कर दीजिए या फिर डिज़ाइन कर दीजिए जब आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है. तो वही है, फिर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपको इसको जल्दी जल्दी करना है ना, या फिर अच्छे से करना है ना. ये डायलेमा आता है कि आपको स्पीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या फिर आपके लिए क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये भी आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी चेक करता है कि आप ये प्रोजेक्ट को 5 महीने के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि लोगों को रोड मिल जाए, ताकि लोगों को रहने के लिए घर मिल जाए, ताकि आपके पॉलिटिशियन जो आपके बॉस हैं उनका टारगेट भी कंप्लीट हो जाए. या फिर आप ये इंश्योर करेंगे कि भले ही 5 महीने की जगह 15 महीने लग जाए बट प्रोजेक्ट अच्छे से बनना चाहिए. आर यू एबल टू लुक बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म गोल फॉर द लॉन्ग टर्म विजन. ये सब आपका चेक होता है इन दीज केस स्टडीज. यू विल ऑल्सो हैव टू चेक कि आपका procedural integrity is being followed, and you have to choose between procedural justice versus substantive justice कि हम प्रोसीजर सही करें या फिर हम लोगों को सही डिलीवरी हो इस चीज़ पे ध्यान दें. सिमिलर बात बोली गई थी श्री कृष्णा से ड्यूरिंग टू अर्जुन ड्यूरिंग द महाभारत युद्ध. उन्होंने बोला कभी कभी प्रोसीजर को फॉरगो करना पड़ता है, उन्होंने बोला कभी कभी नीति को फॉरगो करना पड़ता है फॉर सब्सटेंटिव जस्टिस विच इज़ न्याय. तो हमने जब थिंकर्स पढ़े थे
तो फिर हमने देखा कि रॉल्स अडेयर टू प्रोसीजरल जस्टिस, रॉल्स जो है वो नीति वाला पर्सन है, और अमर्त्य सेन बोलता है नहीं, वी नीड टू हैव सब्सटैंटिव जस्टिस विच इज रियल न्याय. तो यू कैन कोट भगवद गीता इन दिस, यू कैन कोट कृष्णा, यू कैन कोट रॉल्स एंड अमर्त्य सेन in these kind of case studies as well. And again, Kant's principle of human dignity will be the foremost. उसके बाद में आपके Bentham's utilitarian principle, the utilitarian principle of Bentham. Bentham utilitarian principle, ये भी आपका अप्लाई होगा. तो आपको चेक करना होगा यूटिलिटेरियनिज्म इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. आपको चेक करना होगा कहाँ पे यू कैन अप्लाई यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, एंड कहाँ पे यू कैन अप्लाई द कॉमन गुड अप्रोच, राइट. ये सब आपको चेक करना होगा एंड यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ अप्रोच while solving these questions. Okay, so these are some of the areas of case studies that we will cover. Let us look at more areas. After administration, we have medical ethics. Medical ethics में हमने सुना होगा हिपोक्रेटिक ओथ, है ना. हिपोक्रेटिक ओथ मतलब डू नो हार्म. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इन मेडिकल एथिक्स. वन इज बेनिफिशेंस. बेनिफिशेंस कि एक डॉक्टर या फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल को हमेशा एक्ट करना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ हुएवर इज कमिंग टू देम, ऑफ ऑल द पेशेंट्स. एंड देन एक प्रिंसिपल है नॉन बेनिफिशेंस, कि कभी भी किसी का बुरा करने का मत सोचिए, चाहे जो हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, एक एज अ सीनियर साइंटिस्ट इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको बोला जा रहा है कि यार एक पैंडेमिक आया हुआ है, लाइक इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड-19. ये पैंडेमिक आया हुआ है, लेट अस क्विकली रोल आउट दिस ड्रग ऑल्दो द प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हैव नॉट हैपेंड, बिकॉज इट विल लीड टू ह्यूज प्रॉफिट्स. प्लस यार लोगों के पास और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तो वाई डोंट वी रोल आउट इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर ड्रग ट्रायल्स डन. तो आप क्या करेंगे, ऐसा आपके पास डायलेमा आएगा. तो मेडिकल फील्ड में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डू इट राइट और डू नॉट डू इट एट ऑल, बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंड इन द जॉनसन हिप इम्प्लांट्स केस. उन्होंने एक सॉल्यूशन दे दिया, बट कितने लोगों का जीवन खराब हो गया उसके बाद में. तो अगर आपने प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए हैं, देन डू नॉट रोल आउट द ड्रग इन एनी केस, बिकॉज यू हैव द प्रिंसिपल ऑफ नॉन बेनिफिशेंस. उसके बाद में आपकी पेशेंट एंड डॉक्टर की एक कॉन्फिडेंशियलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में यू हैव टू थिंक अबाउट राइट्स ऑफ द पेशेंट्स. राइट टू हेल्थ. यू हैव टू थिंक अबाउट द राइट ऑफ द अनबॉर्न, है ना. कोई अबॉर्शन केस है, राइट ऑफ अनबॉर्न, राइट ऑफ लाइफ टू मदर, है ना. राइट टू डाई इन केस ऑफ यूथेनेशिया. Also, consent is very important. You know, consent is very, very important. So these are some of the ethical dilemmas that you can encounter in the field of medical ethics. If you're a doctor who is in charge of management, if you are the central drug officer, if you are even a scientist in a pharmaceutical research company, जो कि आपको पूछा जाता है. तो हम इसमें एक श्लोका देख लेते हैं जो कि हमारे स्मृतिज में से है. वैद्यो नारायणो हरि, कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैद्य
medical professionals are equated to God. So you have to think in that manner with the principles of beneficence, non-maleficence, to ensure the best interest of the patient that is coming to you, or the public which is at the disposal of your drug and your medical knowledge. है ना? तो सिमिलरली जैसे हमने मेडिकल एथिक्स में हमने एक श्लोका देख लिया, अब आपको केस स्टडी आया मेडिकल एथिक्स का, तो आपने शुरू कर दिया विद अ श्लोका, वैद्यो नारायणो हरि, दैट इन आवर कल्चर medical professionals are equated to God. Thereby, I have to keep my ethical principles above my company's interest or my personal interest. है ना? Similarly, if we see environmental ethics, है ना, if we see the field of environmental ethics, हम एक श्लोका देख सकते हैं, प्रकृति रक्षति रक्षिता, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड, राइट? तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का केस स्टडी आया, इन्वायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट का क्वेश्चन आया कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वायरमेंटल लॉस करेंगे फॉर द लार्जर गोल, फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, तो आप बोलेंगे, आप यू कैन स्टार्ट विद और यू कैन एंड विद प्रकृति रक्षति रक्षिता, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड, देयर बाय protecting the nature is in our own interest. That kind of a stance you can take in your case studies. Apart from that, environmental ethics में भी आप अलग अलग keywords देख सकते हैं. एक आपका आएगा common but differentiated responsibility, जो कि आप पढ़ते ही होंगे in the north-south debate. Then you can see the keyword of polluters pay principle. You can see the keyword of a precautionary principle. Precaution, कि अगर आपको लग रहा है कि ये एक रिस्क हो सकता है आगे जाके, तो आप उस रिस्क को प्रिवेंट करिए. क्लाइमेट चेंज में हमको लग रहा है कि वी कैन रीच अ टिपिंग पॉइंट, तो आप उस रिस्क को प्रिवेंट करिए. अदरवाइज देयर आर वैरिड व्यू पॉइंट्स. एक साइड पे ट्रम्प है जो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो नहीं रहा है, इतनी ठंडी है, कहाँ हो रहा है क्लाइमेट चेंज, कहाँ हो रही है ग्लोबल वार्मिंग. देन चिल्ड्रन लाइक ग्रेटा थनबर्ग हैव टू कम एंड दे हैव टू टेल कि सर वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है. तो देयर कैन बी वैलिड व्यू पॉइंट्स कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है, व्हाट इज is it a natural process or an anthropogenic process, can we stop it at all. These questions can arise, but we have to apply the precautionary principle, because what if we reach that tipping point जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए. तो precautionary principle, when I was teaching this, one of my students gave an idea कि ma'am, precautionary principle can be used in all these 7 areas of applied ethics. सिक्योरिटी में जहाँ भी आपको लग रहा है कि रिस्क हो सकता है, वहाँ पे अप्लाई दी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. इवन इन टेक्नोलॉजी, कीप ह्यूमन इन द लूप वाइल डेवलपिंग न्यू AI सिस्टम्स. देन आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन इन मेडिकल फील्ड, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस ड्रग और दिस पर्टिकुलर strain of virus can cause a risk, then apply precautionary principle. जहाँ तक हो, take precautions to prevent that kind of a risk. And again, in environmental ethics to apply होगा ही, disaster management में भी apply होगा. So this kind of approach you can keep while preparing your applied ethics topics. We will cover rest of the domains in detail in the class. So see you in the class. You can join the next batch of the ethics enrichment program, or we will also be covering ethics in the quality enrichment program. ठीक है? So have fun studying ethics, applying ethics in your various domains. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कोई भी करंट अफेयर्स एनालाइज कर रहे हैं, try to put an ethical lens and it will be really enjoyable. As I say, ethics is useful not only for your GS4 paper but also for your governance paper. Then it is useful for your essay
then it is highly useful for your interview. बिकॉज आप जब इस तरीके का ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो फिर आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, आपको अपनी लाइफ को लेके आपने क्यों किया, आपने जो किया वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, विच इज़ हाईली यूजफुल in the UPSC examination as well as live. So see you, take care.